ये वीडियो से ही देखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। दोनों करा दें। जितना समय मिलेगा क्लास में कराएंगे। तो जैसे ही आप लोगों का MTP2 आ जाएगा वैसे ही मैं आपको एनालिसिस दे के अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप ज्यादा बिल्कुल समय वेस्ट नहीं, कोई बात नहीं करनी। यूनिट 2 आज इसको करते हैं पैक। ठीक है, तो बहुत टाइम है हमारे पास। बोलना ना, कुछ नहीं बोलना। यूनिट नंबर 2 नाम है हमारा रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। जितना कंसंट्रेशन आज की क्लास में रखोगे, ये वाला यूनिट बहुत महंगा यूनिट है। कोई बड़ी बात नहीं है, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपका ICI दे दे यहाँ से। समझ रहे हो? तो मैं आपको बताऊंगा जब एनालिसिस, तो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं यूनिट 2 से। यूनिट नंबर 2 का नाम है आपका रिलेशंस ऑफ पार्टनर। क्या नाम है? रिलेशंस ऑफ पार्टनर। तो हमने क्या पढ़ा है अभी? चल रहा भाई, रिलेशन ऑफ पार्टनर। हम अभी यूनिट नंबर 1 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कर आए हुए हैं। वहां मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई थी, वहां मैंने आपको फर्म का नाम बताया था, वहां मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताई थी, वहां मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर बताए, वहां मैंने डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड कंपनी बताया, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड HUF बताया, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड सोशल क्लब एसोसिएशन बताया, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड को ओनरशिप बताया, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वो मैंने पहले बोल दिया। 4 डिफरेंसेस, एक डेफिनेशन, 8 या 9 टाइप्स ऑफ पार्टनर और 2 तरीके की पार्टनरशिप और एक फर्म का नाम। दिस वॉज योर यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन वहां से एक आना बनता है ईमानदारी से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इन टॉपिक से ज्यादा आते हैं, है ना? तो थोड़ा सा वहां सतर्क रहना। ऑल वेल, अपनी पढ़ाई आप लोग जैसे भी कर रहे हो, आई डोंट नो कैसे कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अपनी मजाक मस्तियों को साइड करो, छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए। तेरे लिए, मेरे लिए, तेरा नाम, ये नाम, मेरा नाम, जो करते रहते हो क्लासों में, छोड़ दो। थोड़े दिन सीरियस हो जाओ। रिजल्ट पे पास लिखा आएगा तो ये सब चीजें अच्छी लगेगी, फेल लिखा है तो ये सब चीजें बुरी लगेगी। पास हो गए तो लोग बोलेंगे भाई इंटेलिजेंट था, क्लास में मस्ती मजाक भी करता था और पास भी हो गया। और फेल हो जाओगे तो कितने भी इंटेलिजेंट हो गालियां मिलेगी, है वो तो ऐसी था। दुनिया बड़ी मगरूर और बहुत ही बेकार आदमी है इस दुनिया के लोग। तो अपनी कामयाबी से उन सब की बोलती बंद करो और पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, रिलेशन ऑफ पार्टनर नाम का ये चैप्टर यूनिट है आपका, और रिलेशंस ऑफ पार्टनर में आप लोगों को टोटल जो पढ़ने हैं वो 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा। कितने? एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टनर के राइट्स कौन कौन से होते हैं, एक पढ़ाऊंगा पार्टनर की, एक पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, एक पढ़ाऊंगा इम्प्लाइड अथॉरिटी, और एक लास्ट क्या है, एक कराऊंगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जरा पहले एक काम करते हैं, इन 5 के बारे में सुनो। रिलेशंस ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट्स की बात करेगा, मतलब कि पार्टनर्स के एक फर्म में एंटर होने के बाद, यानी कि एक पार्टनर, जब एक बंदा जब किसी फर्म का पार्टनर बन गया तो उसके क्या क्या अधिकार होने वाले हैं। वो प्रॉफिट शेयर करेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। ऐसी करके मैं आपको 10-11 अधिकार बताने वाला हूं। फिर हर बंदे की ना, ये तो हेनरी फ्योल भी बोलता था बिजनेस स्टडीज में कि अगर किसी को पावर दो तो साथ में जिम्मेदारियां भी दो। बोलता था ना हेनरी फ्योल, 14 सिद्धांत। तो भाई किसी पार्टनर, कोई बंदा पार्टनर बना है फर्म के अंदर तो उसको कुछ राइट्स मिलेंगे, तो भाई कई सारी ड्यूटीज भी मिलेंगी।
और फिर हम बात करेंगे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, जो एसेट्स वगैरह होती है वो किसकी होती है, कौन लाता है। फिर कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करेंगे। अथॉरिटी मींस पावर, इम्प्लाइड मतलब एक पार्टनर अपनी पावर का यूज कर सकता है किसी से बिना पूछे, उसको कहते हैं हम इम्प्लाइड। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है फर्म में कुछ बदलाव, कोई पार्टनर जा रहा है या कोई आ रहा है, किसी की डेथ हो गई, ऑल वेल। तो ये सब तरीकों से इन 5 टॉपिक से हमारा क्या बना है, रिलेशंस ऑफ। एक बार मैं पहले आईसीआई की बुक पे भी जाना चाहूंगा। रिलेशंस ऑफ पार्टनर में देखना क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड रिलेशंस ऑफ पार्टनर विद। हाँ, इस यूनिट में मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल का भरपूर यूज करने वाला हूं, ठीक है। मेरे नोट्स भी और इंस्टीट्यूट के मटेरियल का प्रॉपर यूज करूंगा। कई सारी चीजें जो हमें आईसीआई के मटेरियल से पढ़नी। इम्प्लाइड अथॉरिटी, कुछ पार्टनर के नए एडमिशन होते हैं, थर्ड पार्टी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट, उसको एक्सपल कर रहे हैं, एक्सपल मतलब हटाना, और कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो ये प्रॉपर हमें टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहला यहां पर ये कह रहा है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सुनना। बस एक सेकंड हो जाए, पर्सनल प्रॉब्लम। चलो, ये वाला यूनिट, पूरा का पूरा यूनिट एक तो इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा यूनिट हम लोग स्टडी मैथ से पढ़ने वाले हैं स्टार्ट टू एंड। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा इस यूनिट के अंदर। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान ये यूनिट करता है नहीं करता। तो मैं इसको पूरा स्टडी मैथ से कराऊंगा आज की डेट में। मतलब आज ये कंप्लीट नहीं होगा, बट हम शुरू तो कर सकते हैं। अब सबसे पहला कह रहा है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन। बेटे तू आराम से बैठ। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। तो देखो, द पार्टनर्स एक्ट कंटेन वेरियस प्रोविजन regulating the relations between partner. Number 1, general duties of the सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 बात करता है पार्टनर की किस चीज की। आज आप नोट्स में मत देखना मेरे, जरूरत जब पड़े तो मैं बता दूंगा। पार्टनर्स की जनरल ड्यूटी से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। खुद ही सोचो, 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी। कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर, ए बी सी और डी। ये चारों पार्टनर की अपनी फर्म के प्रति कुछ ना कुछ क्या होगी, होंगी या नहीं होंगी? सोच के बताओ, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ड्यूटी ये होती है कि वो अपनी फर्म को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में चलाए। जैसे मैं यहां पर हूं, हमारी एकेडमी में दूसरे टीचर्स भी हैं, सब लोग ओनर नहीं है, लेकिन सब लोग ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में अगर काम नहीं करेंगे तो क्या एकेडमी आगे बढ़ पाएगी? अब देखो, हमारी एकेडमी फल फूलती है, ये आप सभी जानते हो।
हमारा बैच फुल रहता है, जितना स्पेस हमारी एकेडमी में है हमारा बैच फुल रहता है। आप ही लोगों का देख लो यहाँ फुल है, इससे पहले फाउंडेशन वाला वो भी फुल था, इंटरमीडिएट हमारा फुल रहता है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि काम करने वाले यहाँ जो लोग हैं ये ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करते हैं, दिन रात कुछ नहीं देखते अपना अपना भाई। इससे पहले वाले बैच में मेरे को 1.5 घंटे मिले, मैंने खींच दिए 15-20 मिनट एक्स्ट्रा। वहां सर को मिल जाते हैं 2 घंटे, सर 2.5 घंटे मार देते हैं। करते नहीं करते? अच्छा, हम चाहें तो हम पहले बैठ सकते हैं। हाँ, अगर किसी को पहले बैच छोड़ा तो इसका मतलब ये है कि दूसरा बैच जल्दी लेना है, अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखते। और यही कारण है कि ग्रोथ भी है, बच्चे भी आते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करे। बातें और भी है, लेकिन पहली ड्यूटी ये क्या है देखो, द पार्टनर शुड कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ऑल वेल, and later they should render to any partner or his legal representative full information of all thing affecting to the। तो दूसरा पॉइंट है टू सप्लाई ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द फर्म। दूसरा पॉइंट क्या है? सप्लाई, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के बाद सप्लाई रेंडर मतलब देना ऑफ द फर्म। ठीक है, मतलब जैसे 4 पार्टनर हैं तो ए पार्टनर एक्टिव पार्टनर है मान लो, बी सी और डी एक्टिव नहीं है, स्लीपिंग है। तो ए डेली बेसिस पर फर्म में रहता है ना, तो वो बी सी और डी को क्या गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा? नहीं कर सकता। ऑल वेल, मान लो मैं 10 दिन के लिए बाहर चला गया, मैंने मैम को बोला कि मैम आपको टेस्ट लेने हैं, इनके मार्क्स जो भी आए मेरे को रिपोर्ट करनी है, कितने से कितने बजे क्लास हुई, ये वो फलाना ढिमका सब बोल के गया। मान लो मैम को आप लोगों ने पटा लिया, वैसे वाला नहीं, वैसे तुम्हारे बस की नहीं है, तो क्या सर आप तो दिल पे चोट मार देते हो हैं। तो अब मान लो कि ऐसा हो कि आपने मैम को बोला सर ये तो मैम मेरे को गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रही, गड़बड़ है या नहीं है? ए पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ इन हिज डीलिंग विद द अदर पार्टनर्स। ऑल वेल है जी। All the partners are bound to render accounts to each other, but where some of the accounts are kept by one of them, prima facie मतलब पहली दृष्टि में, he would be the proper person to explain and give full information about them। अब जैसे कोई पार्टनर सेल्स के डिपार्टमेंट को देख रहा है, कोई पार्टनर परचेज के डिपार्टमेंट को देख रहा है, तो ये ड्यूटी है, सेल परचेज जो भी डिपार्टमेंट को आप देख रहे हो, आप दूसरे वाले पर्सन को ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द फर्म सप्लाई, ओनर नहीं, दूसरे पार्टनर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, इन अ ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर इन द बिजनेस, if one of them is better acquainted with the accounts than the other, it is his duty to disclose all। अब जैसे क्या है, सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन है, ए बी और सी पार्टनर है, ए को अच्छा नॉलेज है, तो भाई हम भी पार्टनर हैं, बी और सी ये बात बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप हमें ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल फैक्ट सप्लाई करें, सारे के सारे मटेरियल फैक्ट अच्छे तरीके से आप हमें क्या करें, सप्लाई करें। तो ये हमारी जनरल ड्यूटीज है। एक तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में फर्म के बिजनेस को चलाना है, और दूसरा फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल थिंग विच इज अफेक्ट टू द फर्म। ठीक है, और सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने, ये पहली ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी। ऑल वेल, दूसरी है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय द पार्टनर। की दूसरी ड्यूटी क्या है? मान लो किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड करा है,
वो फ्रॉड करके फर्म का क्या बन गया, पार्टनर बन गया, झूठ बताया, कुछ करा। तो अब उसकी ड्यूटी है कि उसकी वजह से फर्म का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की सारी भरपाई वो पार्टनर करेगा। इंडेमनिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा हुआ है। तो ये ड्यूटी है कि आप उसको क्या करोगे, इंडेमनिफिकेशन करोगे, इंडेमनिफाई करोगे। ऑल वेल। तो ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड कह रहा है द पार्टनर committing fraud in the conduct of the business of the firm must make good the loss sustained by the firm by his misconduct, and the amount so brought in the partnership should be divided between the an act of a partner imputable to the firm or the principal of agency which is a fraud on his co-partner, entitle the co-partner as between themselves to throw the whole of the consequence upon him। बताओ क्या लिखा है, जल्दी बताओ। एक पार्टनर का जो एक्ट होता है वो पूरी फर्म के ऊपर, क्योंकि कौन से प्रिंसिपल है, याद करो, म्यूचुअल एजेंसी। तो एक की गलती से सबका नुकसान होता है, तो फिर लाइबल हो गए फिर। ऑल वेल। तीसरा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, तो सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 9 क्या है, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सेक्शन 10 क्या है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। और सेक्शन नंबर 11 क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, सेक्शन नंबर 11। सुनना अच्छे से भाई, देखो सिंपल है, हर पार्टनर के राइट्स और हर पार्टनर की ड्यूटीज को सबसे अच्छा रहता है कि एक काम करो, आपस में क्या कर लो, कॉन्ट्रैक्ट बना लो। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टनर के अधिकार और हर पार्टनर की ड्यूटीज को लिख लो। तो बताओ भविष्य में डिस्प्यूट होने के चांसेस कितने रहेंगे, बेहद कम रह जाएंगे। कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म may be determined by the contract between the, and such contract may be express or may be implied भी है और express भी। such contract may be varied by consent of, बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं कोर्स ऑफ डीलिंग से। कई पार्टनर को, जनरली पार्टनर को रेम्युनरेशन नहीं मिलता क्योंकि उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है, बट अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो रेम्युनरेशन भी ले जाओ। तो एग्रीमेंट बढ़ भी सकता है और एग्रीमेंट कम भी हो सकता है। आगे कहता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कहीं पड़ा हुआ है, कहा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 3 अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, कह रहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 27 क्या कहता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, ये वाला टॉपिक कह रहा है ये बात। Such contract may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a, जैसे कि ए, बी और सी ने एक फर्म खोली, तो तीनों ने एक एग्रीमेंट बनाया कि भाई जब तक आप इस फर्म के अंदर रहोगे तब तक आप दूसरा बिजनेस, सेकंड बिजनेस नहीं कर सकते। तो बताओ ये रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है या नहीं, लेकिन ये वैलिड है यार। ऐसे तो फर्म को नुकसान होगा ना, आप कहीं और भी जा रहे हो, यहां भी आ रहे हो, ये कोई बात थोड़ी है। समझ में आ गया। तो ये वही कह रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप एमिनेंटली डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट ऑफ द, not only for its existence but for the terms of the agreement in all things consistent with its essential nature and purpose, and an agreement to become partner in the first example to vary the terms at any time need not manifested in any particular form। क्या कह रहा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाद में जो है वो आप वेरी भी कर सकता है, चेंज भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कि जी ये 10 पॉइंट है यही हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो टोटली डिपेंड है
कि पार्टनर्स आपस में जो भी डिसाइड करते हैं उसको आप क्या कर दो, प्रॉपरली लिख दो। डन है जी। अब अगला है द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पार्टनर बने, सेक्शन नंबर 9 किसका था, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सेक्शन नंबर 10 किसका है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड। सेक्शन 11 किसका है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज बाय मेकिंग एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द, मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड भी हो सकते हैं और एक्सप्रेस भी हो सकते हैं। सेक्शन 12 कहता कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग हमारी फर्म के पार्टनर बन गए, ठीक है, मान लो 4 लोग आपस में पार्टनर बने, चारों ने पैसे दिए, पार्टनरशिप डीड बनाई, साइन करे, बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब मिस्टर ए बिजनेस में आ रहा है तो बी सी और डी उसको बिजनेस में एक्टिवली काम करने नहीं दे रहे, उसके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, बीच बीच में रुकावटें डाल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में जो रुकावटें डाल रहे हैं वो गलत है? हर पार्टनर का अधिकार है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म में, और अगर उसको रोका जा रहा है तो वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट भी कर सकता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब भाई मेरे पैसे दो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ हमें कोई बिजनेस नहीं करना। कह रहा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, नंबर ए। अच्छा ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये जरूर लिखना, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द, हर पार्टनर का अधिकार है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में क्या कर सके, पार्टिसिपेट। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द, अच्छा हर पार्टनर को ये भी अधिकार है कि भाई वो उसकी जो भी ड्यूटी है वो उसको डिलीजेंटली निभाए, और मान लो उसकी ड्यूटी निभाने से कोई उसको रोक रहा है। एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स, कोई भी डिफरेंस अराइज होता है कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड इन द मेजोरिटी ऑफ, मान लो कोई आपस में कोई पंगा वंगा हो गया तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर उसको क्या करेगी, एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले क्या करना है, बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज वो डिसीजन ले रहे हैं वो बिजनेस का नेचर ही चेंज कर दिया। कर पहले कोयले का बिजनेस रहे थे, अब फूल बेचने लगे, तेरी भैंस की आंख। आया कुछ समझ में? कंसेंट लेने का मतलब ये नहीं कि नेचर ही बदल दो। सर मेरे पास आया, सर कुछ करना पड़ेगा बिजनेस का, मैंने कहा हाँ सर करना तो पड़ेगा। सर एक काम करते हैं, वो मैंगो बेचते हैं। मैंने कहा सर कहाँ मैंगो बेचेंगे, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बैठ के, इसी लाइन में बोलो ना कुछ। आप सीधा आम बिकवा रहे हो, छोले कुलचे की रेडी लगवा रहे हो, अच्छा लगेगा? समझ गए? एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू हैव एक्सेस टू एन इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द, अच्छा उसने पैसे वैसे दे दिए, वो जैसी बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे उसको मना कर दो। जैसे आपकी मम्मी आपसे हिसाब मांगती है, 500 का नोट दिया सामान लाने के लिए, अब आते वक्त भाई क्या क्या लाया, अब आप कंफ्यूज। आपने जैसे एक दो उल्टे सीधे रेट बताया, मम्मियां तो मम्मियां ही है, वो तो डेली जाती है मार्केट, धर लेगी आपको 2 मिनट में। तो भाई अगर पैसे दिए हैं मम्मी ने तो मम्मी का अधिकार है वो आपसे क्या मांगे, हिसाब मांगे। तो ऐसे ही हर एक पार्टनर ने जो पैसे दिए उसका अधिकार है कि वो क्या मांगे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे। और अगर उसको रोका जाएगा तो क्या कर सकता है वो वही सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। और ई पॉइंट है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट शैल हैव राइट टू एक्सेस और इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म। अब मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी सी, ए की डेथ हो गई, तो अब इसके सारे पैसे किसको मिलेंगे, इसके लीगल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है भाई
फर्म कह रही है तुम्हारा कोई प्रॉफिट है ही नहीं, कोई एसेट्स नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है मेरे को क्या दिखाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बी और सी दिखाने को राजी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल लिया जाएगा, इसलिए तो एक्ट बना है। ठीक है, यस बेटे, तबीयत सही नहीं लगेगी। चलो अब सब सुनना। सेक्शन नंबर 12 को अब मैं पूरा डिस्क्लोज कर रहा हूं। 12 का 1, राइट टू टेक पार्ट इन द, तो यही लिखा था ना ऊपर। तो every partner has the right to take part in the business of the firm. This is because partnership business is a business of partner and their management power are generally coextensive, मतलब साथ साथ। ये थोड़ी कि मैनेजमेंट पावर तेरे पास है, अरे भाई ये कंपनी थोड़ी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला लेंगे। ये पार्टनरशिप है, यहाँ पर फैसले सारे पार्टनर्स लेंगे। डन है। अगला एग्जांपल देखना जरा। नाउ सपोज this management power of the particular partner is interfered with and he has been wrongfully precluded from participating there। मतलब कोई बंदे को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। कैन द कोर्ट इंटरफेस इन दिस सर्कमस्टांसेस? द आंसर इज इन द अफर्मेटिव। द कोर्ट कैन एंड विल बाय इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब स्टे लगाना, रेस्ट्रेन मतलब रोकना, अदर पार्टनर फ्रॉम डूइंग। कोर्ट जो है वो रोक सकता है अदर पार्टनर्स। It may be noted in this connection that a partner who has been wrongfully deprived of the right of participation in the management has also other remedies. Example is suit for dissolution, suit for account without seeking dissolution। या तो वो केस कर सकता है फर्म को बंद करने का, या फर्म बंद नहीं करवा रहा, कह रहा भाई मेरे को मेरा हिसाब किताब करो, मैं जा रहा हूं। ऑल वेल। चलो अब, अच्छा ये भी तो है। The above mentioned provisions of law will be applicable only if there is no contract to contrary between the। अब मान लो एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ था कि जी आप बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक। It is quite common to find a term in partnership agreement which gives only limited power of management to a partner, or a term that management of partnership will remain with one or more partner to exclusion of other। मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 पार्टनर हैं, ए बी सी, क्या हो गया इसको, डी। मान लो एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि भाई ए जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता एक्टिविटीज में, और ए उस पर एग्री कर रहा है, साइन कर रहा है, तो फिर आप ए को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। यहां यही लाइन कह रहा है। इन सच ए केस द कोर्ट विल नॉर्मली बी अनविलिंग टू इंटरपोज विद द मैनेजमेंट। तब कोर्ट मैनेजमेंट को भी कुछ भी नहीं बोलेगा। भाई तूने खुद ही तो एग्री किया था और आज तू आ रहा है। ऑल वेल जी। और दूसरा कह रहा है राइट टू बी। यार एक बात बताओ, एक वो बंदा, जैसे मान लो आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और सीए बनने के बाद आपने अच्छे पैसे अपने घर पे दिए हर महीने, मोटी रकम। ऑल वेल। मोटी रकम आपने अपने घर पे दी और एक दिन आपको पता चल रहा है कि आपकी परमिशन के बिना आपके भाई की शादी हो गई। एक औरत आई, उसने आपके पांव छुए, आपने कहा हु आर यू। ऊपर चला वो आपकी बहुरानी थी, देवरानी, देवरानी थी, है ना समस्या। बताओ गुस्सा नहीं आएगा यार, बताओ इन घर वालों के लिए इतना कुछ किया, शादी में भी नहीं बुलाया। चलो बताया नहीं, बुला तो लेते, है या नहीं। जैसे कई बार तुम्हें भी अपने घर में गुस्सा आता होगा, तुमसे नहीं पूछा, जबकि तुम्हारी कोई औकात है नहीं तुम्हारे घर में, तुम्हारा कोई वर्थ है नहीं,
लेकिन तुमसे फिर भी नहीं पूछते तो तुम्हें कितना गुस्सा आता होगा। अब आदत हो गई कह रहा सर आदत हो गया। तो अब मान लो आप लोग एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हो अपनी फैमिली में, अच्छा पैसा देते हो, टाइम देते हो, सब कुछ करते हो, और फिर भी आपसे नहीं पूछे तो कितना दुख होगा। ऐसी एक पार्टनर, और आपका बाबू सोना आपसे ना पूछे कुछ तो कितना दुख होगा, है ना। चलो आ जाओ। राइट, राइट टू भी मैं नहीं मान सकता। राइट टू बी कंसल्टेड। अभी सुनना अच्छे से। अंतरिक्ष अब गुस्से में मैसेज दिखाएगा व्हाट्सएप पे, सर ये देखो। आ जाओ, किसी ने लिखा होगा, उधर से कुछ नहीं होगा। राइट टू बी कंसल्टेड सुनो। अब तेरी बेइज्जती हो गई, अब तो कुछ नहीं बोल अब तुम मेरे को बोल के कुछ नहीं मिलने वाला कुछ चलो सुनो जरा ध्यान से, ठीक है, वापिस आते। राइट टू बी कंसल्टेड, कंसल्टेड मतलब होता है एक दूसरे से पूछना। देख भाई, इसके बारे में कुछ बताता हूं। हर एक पार्टनर का मतलब अधिकार होता है कि बाकी के दूसरे पार्टनर हमसे पूछे। मान लो नहीं पूछा तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर मामले को सल्टा लेते हैं। यार छोड़ना यार, कोई गलती हो गई, चल अगली बार से पूछ लेंगे, मतलब जैसे भी सेटल कर लेते हैं। लेकिन सर दो तीन ऐसी जगह है जहां पर कंपलसरी पूछना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। एक तो बिजनेस का नेचर चेंज कर रहे हो, एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो, और एक माइनर को एडमिट कर रहे हो। माइनर एडमिट होता है, माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ। आगे पढ़ाऊंगा अभी, किसी का एडमिशन करोगे तो बिना सबसे पूछे और चेंज बिजनेस का नेचर नहीं कर सकते। ये तीन जगहों का छोड़कर बाकी जगह मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर मामले को क्या कर लेती है। लेकिन इन तीन, हाँ जी, हाँ सल्टा लेंगे, ठीक है। ये बड़ी चीज और छोटी चीज बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे रिलायंस के लिए 10 करोड़ की चीज खरीदना बड़ी नहीं है। क्या बेटे, प्लेस वो भी डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहे हो। अब शेख सराय से कालका जी जा रहे हैं, और शेख सराय से चेन्नई जा रहे हैं, है ना, समझ रहे हो। तो राइट टू बी कंसल्टेड, तो वेयर एनी डिफरेंस अराइज बिटवीन द पार्टनर विद रिगार्ड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द व्यू ऑफ मेजोरिटी ऑफ देम। अगर कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपस में ना मेजोरिटी, बड़े बूढ़े जैसे नहीं बैठते घरों में, तो ऐसी पार्टनर्स की मेजोरिटी बैठेगी, मेजोरिटी ऑफ देम, एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। कभी भी चल जा भाई। बट नो चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द। दिस मीन्स दैट इन रूटीन मैटर्स द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पार्टनर विल। देखो रूटीन मैटर में क्या चलेगी, ओपिनियन चलेगी। आ जाओ। बट नो चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर आप विदाउट कंसेंट ऑफ, देखो क्या लिखा है, ऑल द पार्टनर चेंज नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट इन रूटीन मैटर द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर विल, ऑफ कोर्स the majority must act in good faith and every partner must be consulted as far as it may be mentioned that the aforesaid majority rule will not apply where there is a change in the। इस केस में आपको क्या चाहिए, यूनानिमियस कंसेंट। सेक्शन 12 ही चल रहा है अभी। 12 का तीसरा पॉइंट है राइट टू एक्सेस। सर हर पार्टनर चाहे एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग हो, भाई पैसा तो स्लीपिंग ने भी दिया,
is entitled to have access to any of the books of the firm and to inspect and take out the copy thereof. The right must, however, be exercised bona fide. एंड राइट ऑफ लीगल हेयर का राइट क्या है कि भाई अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकता है। भरोसे वाला एक्सरसाइज बोनाफाइड है, मतलब कोई ऐसे नहीं कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट आ जाए चेक करने के लिए। हाँ, कंपनी नहीं, फर्म। ठीक है, तो मेरे बच्चे अभी जो हमने पढ़ा जरा रिवाइज मारे खींच के। हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। देखो हम आपसी संबंध की बातें कर रहे हैं ना, तब से ही। सबसे पहला जनरल ड्यूटी सेक्शन नंबर 9, कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करो, फुल इंफॉर्मेशन दो, मटेरियल फैक्ट बताओ। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बाय लॉस, अगर कोई फ्रॉड करके घुसे तो लॉस दो, सेक्शन 10। कोई भी राइट्स एंड ड्यूटी आप एक काम करो म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लो, सेक्शन 11। सेक्शन 12 बिजनेस का कंडक्ट, यानी कि आप एक्सेस कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट, आप क्या कर सकते हो, आपसे कंसल्टेशन ली जाएगी और आपका लीगल हायर भी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक। अब पांचवा है सेक्शन नंबर 13, म्यूचुअल राइट्स एंड, अब कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी जो कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर नीचे कुछ हुआ तो वो वाली बात मानी जाएगी। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है तो ये सारी बातें मानी जाएगी, जो अब हम लोग, तो सुनना बहुत अच्छे से। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, ए पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द। अरे जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या आप रेमुनरेशन क्लेम करोगे? मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रेमुनरेशन देने का, अब जैसे कोई एक पार्टनर आ रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर बनने वाला है, उसका बहुत नाम है मार्केट में, उसका काम भी बहुत तगड़ा है, सब कुछ है, तो हम उसको क्या दे रहे हैं? हम कह रहे हैं प्रॉफिट के अलावा आप हमसे क्या लो, रेमुनरेशन भी लो। लेकिन जनरली आप रेमुनरेशन किसी पार्टनर को नहीं दे सकते। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्न। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो वो, और कुछ नहीं लिखा तो बस प्रॉफिट। Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट ले सकता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल सकता है। ए पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, कोई भी एडवांस दे रहा है तो कितना, 6% का। द फर्म शेल इंडेमनीफाई ए पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटी इनकर्ड बाय, किसी पार्टनर ने कोई पेमेंट करी ना फर्म के लिए तो वो पार्टनर फर्म से ले लेगा। मान लो 4 पार्टनर हैं जिसमें चेक वगैरह साइन करने की जिम्मेदारी ए को मिली हुई है। ए चला गया विदेश में या इंडिया से बाहर चला गया, एक ही तो बात है, विदेश और इंडिया से बाहर। ए चला गया विदेश में, इतने में पता लगा कि कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स लाइबिलिटी थी एमसीडी की, एमसीडी वाले आ गए वो बुलडोजर लेके, या बिजली का बिल था तो वो आ गए मीटर काटने के लिए, वो मीटर काट के ले आते तो फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस दो, पेनल्टी दो, बेइज्जती करवाओ, वो अलग। तो भाई बी पार्टनर फर्म में बैठकर जो है कॉफी पी रहा था, उसने देखा ये तो गड़बड़ चल रही है, तो उन्होंने कहा भाई आप 5 बजे शाम तक अगर आपने पेमेंट दे दी तो हम आपकी ये जो मशीन है, जो इलेक्ट्रिकल मीटर है नहीं काटेंगे, वरना काट देंगे। तो फर्म उस बी ने सोचा यार अब तो ए तो है नहीं, चेक वगैरह साइन करने का, पेमेंट करने का काम तो ए का है, तो बी ने क्या करा, अपनी जेब से पैसे दे दिए। तो अब बी का अधिकार है कि वो रिकवर कर सकता है। तो द फर्म शेल इंडेमनीफाई ए पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस।
in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person in the ordinary prudence in his own case under similar circumstances. मतलब कुछ समस्याएं, कुछ जिम्मेदारी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी आई कि उस पार्टनर को अपनी जेब से पैसे देने पड़े वरना फर्म का लॉस हो जाता। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने दिए, इट्स फाइन, आपको फर्म पैसे आपके वापस। अगला कहता है ए पार्टनर शेल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द। एक पार्टनर भी इंडेमनिफाई करेगा अगर पार्टनर की तरफ से कोई गड़बड़ हुई तो। समझ गए? चलो जी, अब ये सेक्शन नंबर 13 था जो हमने पढ़ा, रिपीट कर रहा हूं। सेक्शन 9 किसका है? सेक्शन नंबर 10 इंडेमनिफाई करेगा। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। सेक्शन 12 राइट्स ऑफ बुक्स कंसल्टेड, ये सब लीगल रिप्रेजेंटेटिव बुक्स देख लेगा। सेक्शन नंबर 13 है राइट टू रेमुनरेशन। तो जनरली ये पार्टनर कैन नॉट क्लेम रेमुनरेशन अनलेस कि कॉन्ट्रैक्ट में हो। दूसरा राइट टू शेयर प्रॉफिट अनलेस अदरवाइज एग्रीड पार्टनर्स आर शेयर interest on capital. The following element must be there before a partner can be entitled to interest on money. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलेगा जब एक्सप्रेस या कोई परंपरा हो फर्म में या स्टेट्यूटरी प्रोविजन हो। स्टेट्यूटरी प्रोविजन विच इंटाइटल हिम टू सच इंटरेस्ट। कोई कानून हो, स्टेट्यूटरी प्रोविजन मतलब कानून हो जिसमें लिखा हो कि आपको अपने पार्टनर को कैपिटल के बदले क्या देना है, तो देना पड़ेगा। 3 सिचुएशन है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। इंटरेस्ट ऑन एडवांस कितना? एंड राइट टू बी इंडेमनिफाई, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाई बाय अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड राइट टू इंडेमनिफाई द a partner must indemnify the firm for any loss caused to it by willful neglect in the conduct of the business of the। ठीक है, मतलब एक पार्टनर का अधिकार भी है अपने नुकसान की भरपाई लेना और एक ड्यूटी भी है नुकसान की भरपाई देना। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन नंबर 13। अब सेक्शन 14 क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। उससे पहले 13 को रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, 13 को नहीं मतलब पूरा 9 से। समझ में आ रहा है ना भाई? तो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। सबसे पहला है जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। जनरल ड्यूटी एक पार्टनर की यह है कि वो फर्म के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करे और ट्रू इंफॉर्मेशन दे और मटेरियल बात सब बताए। दूसरा पार्टनर की ड्यूटी है कि अगर उसने कोई फ्रॉड किया है फर्म के साथ में, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली वो पार्टनर जो है अपनी जेब से। नंबर 3 कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। सेक्शन नंबर 11 कहता है कि भाई अनलेस अदरवाइज है कुछ, मुझे ये नहीं पता सेक्शन 27 क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, हम लोग अपने पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे जिसमें सारे राइट्स और ड्यूटीज लिख लेंगे। उसमें ये भी लिख, हो सकता है ये भी लिख लिया जाए कि बाकी कोई भी पार्टनर हमारी फर्म के अलावा बाहर कोई बिजनेस एक्टिविटीज को नहीं कर सकता। समझ गए? फिर कहता है द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का जो कंडक्ट है सेक्शन 12 कहता है कि हर पार्टनर का अधिकार है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा ले। हर पार्टनर का अधिकार है उससे कंसल्ट किया जाए। हर पार्टनर का अधिकार है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करे और अगर पार्टनर की डेथ होगी तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई ऑथराइज एजेंट चेक। फिर म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी सेक्शन 13 है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। एक पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलता, एक पार्टनर इक्वल शेयर लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसको। 3 कंडीशन है, एक्सप्रेस प्रोविजन होना चाहिए, कस्टम होना चाहिए या स्टेट्यूटरी प्रोविजन होना चाहिए। एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% का मिलता है। वो पार्टनर अपनी फर्म से पैसे लेगा अगर अपनी जेब से कोई खर्चा किया है और फर्म को पैसे देगा अगर फर्म ने कोई पार्टनर के लिए खर्चा किया है। सेक्शन 13 ओके, ऑल वेल।
बताओ जी। ठीक है। सेक्शन 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना। तो सेक्शन 9 हमने करा, 10 किया, 11 किया, 12 किया, 13 किया। अब सेक्शन नंबर 14। ठीक है अंतरिक्ष, समझ में आ रहा है? सेक्शन नंबर 14 कहता है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब पार्टनरशिप की जो एसेट्स होती है। अब यहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मत चले जाना, जनरल प्रॉपर्टी ना। तो सेक्शन 14 कहता है जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होती है, उसके बारे में BAG, एनी एसेट्स ब्रॉट बाय पार्टनर। भाई एक तो मान लो ए बी और सी तीन लोगों ने मिलकर फर्म बनाई, तो तीनों ही बंदे, तीनों ही पार्टनर कुछ ना कुछ फर्म के अंदर क्या है, एसेट्स लाए होंगे। इसको कहते हैं एनी एसेट्स ब्रॉट बाय। कोई दिक्कत? फिर जब फर्म ओपन हो गई होगी तो फर्म ने कुछ एसेट्स को क्या किया होगा, फर्म के नाम पे एक्वायर किया होगा। और एंड में आता है आपका क्या, गुडविल। समझ में आ गया? तो एनी एसेट्स ब्रॉट बाय पार्टनर, एनी एसेट्स एक्वायर्ड बाय द फर्म एंड गुडविल। आ गया समझ में? तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 14 कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, कहता है द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ऑल्सो रेफर टू एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप एसेट्स भी बोल सकते हो इसको आप, इसको आप जॉइंट स्टॉक भी बोल सकते हो, इसको आप कॉमन स्टॉक भी बोल सकते हो, इसको आप जॉइंट एस्टेट भी बोल सकते हो। डिनोट्स ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट टू विच द फर्म, that is all partner collectively may be entitled, the property which is deemed as belonging to the, वो प्रॉपर्टी जो फर्म से क्या करती है, बिलोंग करती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर शोइंग कंट्रेरी इंटेंशन इज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग आइटम। तो ये सारे आइटम होते हैं, वो एसेट जो पार्टनर्स लेकर आए, वो एसेट जो फर्म ने, और ब्रॉड मतलब पार्टनर्स लेकर आए, एक्वायर्ड एंड गुडविल। ठीक है मेरे भाइयों? द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज और इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द रियल इंटेंशन और एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर। Thus, the mere fact that the property of the partner is being used for the purpose of the firm shall not itself make it partnership property। कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी फर्म में यूज हो रही है तो वो पार्टनर की प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो, अनलेस इट इज इंटेंडेड टू बी ट्रीटेड एज। हो सकता है कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हो, करते नहीं है। पार्टनर में बाय एन एग्रीमेंट एट एनी टाइम कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर और पार्टनर्स और द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर इनटू पार्टनरशिप। मतलब एक मैं ये चाह रहा हूं मैं अपना लैपटॉप अपने इंस्टीट्यूट के नाम कर दूं, तो कर सकता हूं इजीली। चलो गुडविल की बात कर रहा है। गुडविल आप सब जानते हो, गुडविल बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन इसको डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है। कैसे बताएंगे हमारी कितने लाख की गुडविल है? कई लोग
फालतू बकवास नहीं करते, 10 करोड़ का मैं हूं। साले पगले, तेरे को 10 रुपए नहीं देगा कोई। है कई लोग देखना अपने आप को बड़ा वीआईपी समझते। चलो, गुडविल सेक्शन 14 स्पेसिफिकली लेज डाउन दैट द गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द to be regarded as property of the firm, but this section does not define the term. Goodwill is a concept which is very easy to understand but difficult to. Goodwill may be defined as the value of the reputation of the business house in respect of profits expected in future over and above the normal level of profit earned by undertaking belonging to the same class of, उसी को आप क्या कहते हो, गुडविल कहते हो। When a partnership firm is dissolved, every partner has a right in the absence of any agreement to have the goodwill of the business. जो भी फर्म डिसॉल्व होगी तो फर्म बिकेगी तो गुडविल भी होगा उसमें, तो सबका अधिकार है भाई उसको गुडविल का पैसा। तो गुडविल जो है वो पार्ट ऑफ क्या होती है, इसको सेपरेटली भी बेच सकते हो और अदर प्रॉपर्टी के साथ भी बेच सकते हो। और जैसे ही गुडविल बेचकर पैसा मिला वो आपस में जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अंदर, समझ गए, ये लाइन समझना। अगर कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है फर्म के अंदर और मान लो डिसोल्यूशन आ गया या कुछ आ गया, तो उस समय पर वो प्रॉपर्टी डिसोल्यूशन में नहीं बेचेंगे, वो तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। तो वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू ए पर्सन, it does not become property of the partnership merely because it is used for the business of the partnership. Such property will become property of partnership if there is an agreement. अगर कोई एग्रीमेंट है तो ही वो पार्टनरशिप का हिस्सा है, वरना हिस्सा ऑल वेल। अब अगला सेक्शन नंबर 15 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को यूज कहां किया जाए, अप्लाई कहां किया जाए, बोलो ना भाई, फर्म में अप्लाई नहीं करूंगा। तो सेक्शन 15 कहता है सारी प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली किसके बेनिफिट के लिए अप्लाई की जाएगी। सेक्शन 15 प्रोवाइड्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द, इन पार्टनरशिप देयर इज ए कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट मतलब सबका इंटरेस्ट, which all the partner take in the property of the firm, but that does not mean that during the subsistence of the partnership, जब तक पार्टनरशिप चल रही है, a particular partner has any proprietary interest in the assets. फर्म चल रही है तो ए बंदा ये नहीं बोल सकता सब कुछ मेरा है। अरे तेरा होता तो तू सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लेता ना। पार्टनरशिप में तेरा मेरा कुछ नहीं होता, हमारा होता है। Every partner of the firm has a right to get his share of profit till the firm subsists, and he has also a right to see that all the assets of the partnership are applied to and used for the purpose of partnership. तो सेक्शन 14 और 15 क्या कहते हैं, 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की बात करता है, 15 कहता है सारी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहां लगानी है, फर्म के अंदर लगानी है। ऑल वेल। सेक्शन 9 क्या था, जल्दी बताओ। सेक्शन 9 कह रहा है जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। सेक्शन 10 ड्यूटी। सेक्शन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सेक्शन 12 राइट टू, हर एक पार्टनर का अधिकार है वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू एक्सेस टू बुक्स, राइट ऑफ लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी। सेक्शन नंबर 13। म्यूचुअल राइट्स क्या है, हर पार्टनर को रेमुनरेशन मिलता है, नहीं मिलता अनलेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट कुछ नहीं लिखा तो इक्वली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो। इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6%, इंडेमनीफाई पार्टनर भी करेगा और फर्म भी करेगा। सेक्शन 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, एनी एसेट विच इज ब्रॉट बाय द पार्टनर, एक्वायर्ड बाय द फर्म और गुडविल। और सेक्शन 15 कहता है सारी प्रॉपर्टी
फर्म से बिलोंग करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, किसी इंडिविजुअल बंदे से। कैसा लगा जी? ऑल वेल? चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स। टॉपिक क्या है? कोई भी पर्सनल प्रॉफिट कोई पार्टनर अर्न कर रहा है फर्म का नाम यूज करके, अपना पर्सनल प्रॉफिट यूज, तो भाई वो अमाउंट किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? सुनो ध्यान से। सेक्शन नंबर 16 कहता है पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स। सेक्शन 16, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 16, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, if a partner derive any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the. If a partner carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profit made by him in that. सही है भाई साहब? आपको कोई प्रॉफिट फर्म की ट्रांजैक्शन करने से पर्सनल हो गया, तो यहां पर आपको वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसको? अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। यहां एक एग्जांपल है, देखना अच्छे से, देखना बहुत प्यार से, प्रेम से। ए बी सी एंड डी एस्टेब्लिश पार्टनरशिप बिजनेस फॉर रिफाइनिंग शुगर। खाइए कभी शुगर? A, who was himself a wholesaler grocer, was entrusted with the work of selection and purchase of sugar as a wholesale, मतलब ए का ना खुद का ही शुगर का होलसेल का काम था। A was well aware of the variation in the sugar market and had the suitable sense of ए क्या है, एक साला क्लास में एक बार तो बोलना ही बोलना इसमें। चलो, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी एज ए रिगार्ड परचेज ऑफ शुगर, he had already in stock sugar purchased at a low price and which he sold to the firm when it was in need of. उसमें बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ था, सस्ते में खरीदा हुआ था उसने। अच्छा, वो फर्म का ही पार्टनर है। Without informing the partner that the sugar sold had belonged to him, it was held that A was bound to account to the firm for the profit so made by. क्या हुआ? इस बंदे ने ABCD 4 पार्टनर है, इन्होंने शुगर का बिजनेस वो किया रिफाइन करने के लिए, तो रिफाइन करोगे तो शुगर तो लानी पड़ेगी, तो ए जो था वो शुगर का ही होलसेलर था, और इसके बाद स्टॉक में बहुत सारा माल रखा हुआ था। इसने क्या करा, वो माल फर्म को बेच दिया, तो इस बंदे को मान लो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ये फर्म बोले बेटा एक काम कर, इधर आ जा, अगर इक्वल है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर। बहुत है, सही है। तो दिस रूल हाउएवर इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ये लाइन अच्छी है। और मान लो ए ने पहले ही बता रखा होता कि भाई देखो मेरा खुद का दूसरा बिजनेस भी है, तुम कहीं से भी लोगे, जो रेट पड़ेगा मैं तुम्हें उसी रेट पे दूंगा, तो फिर ए का प्रॉफिट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि वहां एक्सप्रेस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। A, B, C and D started a business in partnership for importing salt from foreign ports. विदेशों से नमक लेकर आएंगे। एंड चिट्टागोंग, ये कौन कहाँ है ये जगह? चिट्टगांव वो है, ये है, ये वेस्ट बंगाल असम साइड में। A struck certain transaction in salt on his own account which were found to be of the same nature as the business carried on by the. It was held that A was liable to account to the firm for profit of the so made by him. This rule is also subject to contract between the. All well?
मतलब ए ने क्या करा, खुद की कोई ट्रांजेक्शन बीच में डाल दी। फर्म को इंपोर्ट करना था सॉल्ट, ए ने अपना नमक जो है वही रख दिया, और वही नमक जो है फर्म के अंदर आ गया, ए को प्रॉफिट हो गया। तो देख, एक तो तू दोस्ती यारी से जाएगा, क्योंकि धोखे का पता तो लगता ही है, चाहे कितना भी कर लो आप। और दूसरा फिर तो नजरों में भी गिरेगा, है ना। तो ऐसा काम कभी भी बिजनेस में अपने पार्टनरों के साथ तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। अब आ जाओ जी सेक्शन नंबर 17। कैसा लग रहा है यूनिट? चलो सेक्शन 9 किसका है? एक एक करके धीरे धीरे। जनरल ड्यूटीज ऑफ। सेक्शन 10 किसका है? सर अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड कराया फर्म के अंदर तो इंडेमनीफाई करेगा। 11 किसका है? सर कोई भी आपस में एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। सेक्शन 12 किसका है? सर हर पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, कंसल्ट करवा सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। 13 किसका है? 14 किसका है? बेटा 13 है रेमुनरेशन नहीं ले सकता, प्रॉफिट इक्वली होगा, इंडेमनिफिकेशन एक दूसरे का करेंगे। सेक्शन 14 है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, एनी एसेट ब्रॉट बाय द पार्टनर एक्वायर्ड बाय द फर्म और गुडविल। सेक्शन 15 है प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन का। और सेक्शन 16 अभी अभी ऊपर पड़ा था, कोई पार्टनर का पर्सनल प्रॉफिट अगर करता है तो वो शेयर किया जाएगा। ऑल वेल है जी? कोई समस्या? और मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ, स्टडी मैट से, लैंग्वेज आपको पूरी समझ में आ रही है? कोई समस्या है? अभी तक देखो पूरा सिलेबस आईसीआई से किया है हमने, कोई दिक्कत है जी? क्या लग रहा है लॉ में उधेड़ दोगे? क्यों भाई? उधेड़ने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ेगा कब? तू एक चीज के पीछे क्यों पड़ा है? मैंने पिछली बार भी बोला था, लिखना आप तभी अच्छा लिखोगे जब आपको आता होगा। आने का मतलब चीज का समझना नहीं होता, आने का मतलब रिमेम्बर, लर्न हो आपको। लर्न है, अगर लर्न नहीं है तो नहीं लिख पाओगे, और अगर लर्न है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अच्छा लिख कर आओगे। मैं भी 2-3 दिन से व्यस्त था थोड़ा सा, मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस की कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा। बोल तो रहा हूँ बिजी था भाई, नहीं सुनाई दिया, कान में कुछ चला गया। मैं 3 दिन से थोड़ा एक्सट्रीमली बिजी था, बट अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ। ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर ए चेंज इन द फर्म। फर्म में कोई बदलाव हुए तो बदलाव होने पर राइट्स एंड ड्यूटीज की ये बात करता है। आफ्टर ए चेंज इन द फर्म, सेक्शन 17। Before going into rights and duties, we should first know how a change may take place in the constitution of the firm. पहले तो राइट्स ड्यूटी बदलाव को छोड़ते हैं, पहले तो ये देखते हैं चेंजेस होते कैसे। इट में अकर इन वन ऑफ द 4 वेज। देखो सबसे पहले चेंज कब होगा? जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा। देखो ना, कोई पहले ए बी सी थे, अब डी भी आ गया, तो बदलाव तो होने ही होने। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, पहले और भी ड्यूटीज, राइट्स, बहुत सारी चीजें बदलेंगी। वेयर सम पार्टनर और पार्टनर्स गो आउट, दैट इज बाय डेथ, और अब कोई निकल लिया पार्टनर, या वो रिटायर हो गया, कह रहा बहुत हो भाई, बहुत कमा लिया, पैसा बहुत है। वेयर द पार्टनरशिप कंसर्न कैरीज ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस फॉर विच इट वॉज ओरिजिनली। जब बिजनेस का नेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले कोई और बिजनेस कर रहे थे, अब मार्केट की सिचुएशन ऐसी आ गई कि धंधा बदलना पड़ेगा, लेकिन पार्टनर नहीं बदल रहे। वो कह रहे देख हम बहुत एक दूसरे के भरोसेमंद लोग हैं, ऐसी पार्टनरशिप हमें नहीं मिलेगी, तो क्यों ना बिजनेस का क्या कर दे, नेचर चेंज कर।
एंड वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स, यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, अब वो क्या बन गई, पार्टनरशिप एट विल बना रहे। पर्टिकुलर समझते हो ना सब, अब उसको एट विल पर लेकर जा रहे, समझ गए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 17 सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, देखो इस चैप्टर में ये लाइन का बड़ा महत्वपूर्ण है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो वही चलेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ लिखा है तो वही चलेगा, और डीड में अगर कुछ नहीं लिखा तो अब यहां पर बात करें। समझ में आ गया। तो आफ्टर अ चेंज इन द फर्म वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, the mutual rights and duties of the partner in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as, देखो एग्रीमेंट में कुछ लिखा तो अलग बात, लेकिन नहीं लिखा तो राइट्स एंड ड्यूटीज सब क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद दोनों। पहले भी शेयर इक्वल था, अब भी इक्वल है। पहले 4 में बढ़ता था, 5 में बढ़ जाएगा, या पहले 4 में बढ़ता था, 3 में बढ़ जाएगा, एक की डेथ हो गई। जो काम पहले थे वही काम अभी होंगे, ऑल वेल। लेकिन ये तब होगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बी कहता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहां जा रही है अब, पार्टनरशिप एट विल पे। The mutual rights and duties of the partner remain the same as they were before. और क्या हुआ है, बस पेपर में ही तो बदलाव करने हैं ना, चल तो जो रहा था वो चलने दो उसको, समझ गए। एंड वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर, जैसे वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूट टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग कैरी आउट अदर एडवेंचर और अंडरटेकिंग आर द सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल एडवेंचर, और मान लो कोई एडिशनल अंडरटेकिंग कर रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो जो ड्यूटी यहां है आपकी वही ड्यूटी वहां है, जो राइट्स यहां है वही राइट्स। देखो तीनों में कॉमन बात है, अनलेस आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और, सेक्शन नंबर 17 समझ में आ गया, छोटा सा था। चलो जी सेक्शन रिपीट करते हैं 9 से 17। सेक्शन नंबर धीरे धीरे बोलना है ना। सेक्शन 9 बताओ, जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की ड्यूटी है ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करेगा, ट्रू इंफॉर्मेशन देगा। सेक्शन 10 बताओ, ठीक है। सेक्शन 11 बताओ, अरे एक बंदा बोलो, इंडेमनिटी या राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में एग्रीमेंट करेगा, इंडेमनिटी सेक्शन 10 है। 12 बताओ, राइट टू कंसल्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 13 क्या है, रेमुनरेशन, प्रॉफिट शेयर इक्वली और इंडेमनिफिकेशन वगैरह। 14 ब्रॉड बाय फर्म एक्वायर्ड एंड गुडविल। 15 एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप। 16 पर्सनल प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट माना जाएगा। 17 रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कोई चेंजेस इन द रिलेशन हो रहे, चेंजेस क्यों हो रहे समझ में आ गया था, चेंजेस हुए अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है, बाकी सब सेम रहेगा पुराना वाला, ठीक है।